जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट चैनल पर राजस्थान इतिहास के प्रमुख राजवंशों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पिछले वाले लेक्चर में दोस्तों हमने चौहान राजवंश की शुरुआत कर दी थी और चौहान राजवंश के बारे में हमने बेसिक चीज़ें जानने की कोशिश की थी कि चौहानों की जानकारी के स्रोत क्या है और चौहानों की उत्पत्ति कैसे होती है। आज हम दोस्तों वन बाय वन पढ़ना चाहते हैं चौहान राजवंश के बारे में। जैसे हम आज शुरुआत कर रहे हैं सांबर का चौहान राजवंश, सांबर या फिर शाकंभरी का चौहान राजवंश। इसके बाद में हमें रणथंभौर का चौहान राजवंश भी पढ़ना है, जालोर का चौहान राजवंश भी पढ़ना है। तो ये अब हम क्रमबद्ध तरीके से चौहान राजवंश ने जहाँ जहाँ भी शासन किया है, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, उनको हम चर्चा का विषय धीरे धीरे बनाते जाएंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों सांबर का चौहान राजवंश। सांबर को ही शाकंभरी भी कहा जाता है। क्या भी कहा जाता है? शाकंभरी भी कहा जाता है, शाकंभरी भी कहा जाता है। और दोस्तों इसी क्षेत्र को सपाल दक्ष भी कहा जाता है, सपाल दक्ष क्षेत्र भी इसी क्षेत्र को कहा जाता है। इसके अलावा अजमेर दिल्ली पर भी इन्होंने शासन किया था, तो हम यूं भी कह सकते हैं दोस्तों अजमेर दिल्ली का चौहान राजवंश, अजमेर दिल्ली का चौहान राजवंश। विग्रहराज चतुर्थ पहला चौहान राजपूत शासक था जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद में हम सबको ये भी जानकारी है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय यानी कि राय पिथौरा ने भी दिल्ली पर अधिकार कर रखा था। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है सांबर का चौहान राजवंश या फिर शाकंभरी, सपाल दक्ष या फिर अजमेर दिल्ली का चौहान राजवंश। आज हम दोस्तों ये जो लेक्चर है चौहान राजवंश का, जो सांबर के चौहान राजवंश का ये आज पहला लेक्चर है। तो इनमें जो हमारी चर्चा का प्रमुख विषय तो वैसे विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पिथौरा ही रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों हमने बहुत सारी बार ऐसा भी देखा है कि राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके अलावा दूसरे जो शासक है जैसे गोविंद तृतीय है, विग्रहराज सेकंड है, इसके अलावा और भी बहुत सारे शासक है जैसे वासुदेव चौहान है। इनसे भी दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं उन शासकों की भी चर्चा आज करना चाहता हूं जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज हमारी चर्चा का दोस्तों पहला शासक है वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान। दोस्तों वासुदेव चौहान को ना सिर्फ सांबर या फिर शाकंभरी के चौहान राजवंश का मूल या फिर आदि पुरुष कहा जाता है, बल्कि जहां जहां भी चौहान राजवंश में शासन किया है सभी का मूल पुरुष तथा आदि पुरुष वासुदेव चौहान को ही कहा जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है सांबर या फिर शाकंभरी का जो चौहान राजवंश था इसी की अलग अलग शाखाएं अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करती रही है कालांतर में। यहीं से जो चौहान निकले उन्होंने दोस्तों रणथंभौर में शासन किया, उन्होंने जालोर में भी शासन किया, कोटा का जो बूंदी क्षेत्र है वहां पर भी उन्होंने शासन किया, इसके अलावा और भी क्षेत्र जहाँ पर उन्होंने शासन किया। इस वजह से दोस्तों वासुदेव चौहान को चौहान राजवंश का मूल पुरुष या फिर आदि पुरुष कहा जाता है, जिससे चौहान राजवंश की उत्पत्ति होती है या फिर जिससे चौहान राजवंश की शुरुआत होती है। वासुदेव चौहान ने दोस्तों 551 ईस्वी में सांबर झील का निर्माण करवाया और सांबर झील के आसपास के क्षेत्र पर इसने अधिकार कर लिया और यहीं से चौहान राजवंश की शुरुआत होती है। इसी वजह से दोस्तों हम हमारी चर्चा में जिस वंश की बात कर रहे हैं उसका क्या नाम है? सांबर या फिर शाकंभरी का चौहान राजवंश। इसी सांबर को दोस्तों शाकंभरी भी कहा जाता है, शाकंभरी भी कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं प्यारे दोस्तों 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान द्वारा सांबर झील का निर्माण करवाकर सांबर झील के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार करके सांबर में चौहान राजवंश की स्थापना की गई। इसी वजह से दोस्तों वासुदेव चौहान को सांबर, शाकंभरी या फिर सपाल दक्ष में चौहान राजवंश की स्थापना का श्रेय प्राप्त है। यानी कि हम कह सकते हैं सांबर में चौहान राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? वासुदेव चौहान के द्वारा की गई। तो ये इनके बारे में विशेष बात थी, उसको हमने चर्चा कर ली। उसके बाद में दोस्तों हम चर्चा करना चाहते हैं गोवक प्रथम की। क्या नाम है भाई? गोवक प्रथम। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि चौहान राजवंश के जो शासक हैं प्रारंभ में ये प्रतिहारों के सामंत थे। किसके सामंत थे? ये प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे, लेकिन कालांतर में इन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य भी स्थापित किया, अलग अलग क्षेत्रों में राज्य भी स्थापित किया।
इसी सिलसिले में दोस्तों गुहक प्रथम का जो नाम है, गुहक प्रथम का जो नाम है वो सांबर या फिर शाकंभरी के चौहान वंश में सम्मानीय है। क्यों सम्मानीय है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गुहक प्रथम ही दोस्तों पहला स्वतंत्र शासक था। किसका? सांबर या फिर शाकंभरी के चौहान राजवंश का गुहक प्रथम ही प्रथम स्वतंत्र शासक था। यानी कि गुहक प्रथम को ही चौहान राजवंश गुहक प्रथम को ही दोस्तों सांबर या फिर शाकंभरी के चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। किसको माना जाता है भाई? गुहक प्रथम को माना जाता है। दोस्तों इसी के शासनकाल के दौरान अल्लट नामक व्यक्ति ने गुहक प्रथम के शासनकाल के दौरान ही अल्लट नामक व्यक्ति ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया भाई? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और दोस्तों ये जो हर्षनाथ मंदिर है ये चौहान राजवंश का आराध्य मंदिर भी माना जाता है। यानी कि इसमें जो मूर्तियां हैं, इसमें जो ये जो मंदिर है ये चौहान राजवंश का आराध्य मंदिर माना जाता है। कि आराध्य मंदिर है ये इसका चौहान राजवंश का। क्या बोला दोस्तों मैंने? गुहक प्रथम सांबर या फिर शाकंभरी के चौहान राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक है। इसके शासन काल में अल्लट नामक व्यक्ति ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि चौहानों का आराध्य मंदिर है और चौहानों का आराध्य देव का मंदिर है। इसके बाद में दोस्तों हम अगले शासक की चर्चा करना चाहेंगे, जिसका नाम है विग्रहराज द्वितीय। क्या नाम है? विग्रहराज द्वितीय। इसका नाम काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड को दोस्तों चौहान राजवंश का शक्तिशाली शासक माना जाता है। क्या माना जाता है? इसको शक्तिशाली शासक माना जाता है। विग्रहराज सेकंड को सांबर या फिर शाकंभरी के चौहान राजवंश का शक्तिशाली शासक माना जाता है। क्यों माना जाता है दोस्तों? इसने अनेक सारे शासकों को पराजित किया, इस वजह से भी माना जाता है। इसके अलावा एक विजय जिसका विशेष तौर पर उल्लेख मिलता है, किसके रिगार्डिंग? विग्रहराज सेकंड के रिगार्डिंग। इसने दोस्तों गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया। गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को इसने पराजित किया। विग्रहराज द्वितीय सांबर या फिर शाकंभरी के चौहान राजवंश का शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसने गुजरात के शासक मूलराज को पराजित किया। इसके अलावा इसने अनेक सारे शासकों को पराजित किया और अनेक सारे क्षेत्रों पर इसने अधिकार कर लिया था। इसकी जो विजय है दोस्तों, इसने जो जीत दर्ज की है, इसने जो विजय हासिल की है, उसका उल्लेख मिलता है दोस्तों कहाँ पर? हर्षनाथ की प्रशस्ति में या फिर हर्ष के लेख में इसकी विजय का हर्षनाथ के लेख में इसकी विजयों का उल्लेख मिलता है। साथ ही दोस्तों शिलालेखों में विग्रहराज द्वितीय के लिए मतंगा शब्द का इस्तेमाल भी मिलता है। मतंगा शब्द का प्रयोग किया जाता है और मतंगा का अर्थ होता है दोस्तों विजेता। क्या होता है भाई? विजेता। क्या बोला मैंने? एक बार फिर रिपीट करता हूँ। विग्रहराज सेकंड की विजयों का उल्लेख हर्षनाथ के लेख में मिलता है। इसके अलावा दोस्तों शिलालेखों में विग्रहराज द्वितीय को मतंगा या फिर विजेता शासक के नाम से भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों विग्रहराज सेकंड ने इधर लिख देता हूँ। विग्रहराज सेकंड ने बड़ौज गुजरात में बड़ौज गुजरात में आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। क्या खास बात है? आशापुरा माता सांबर या फिर शाकंभरी के चौहान राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। और इस माता का मंदिर का निर्माण कहाँ पे करवाया गया? बड़ौज में करवाया गया। बड़ौज गुजरात में करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? विग्रहराज सेकंड के द्वारा करवाया गया। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों विग्रहराज द्वितीय सांबर या फिर शाकंभरी के चौहान राजवंश का शक्तिशाली शासक है। इसके विजयों का उल्लेख हर्षनाथ के लेख में मिलता है। इसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया। इसके अलावा दोस्तों शिलालेखों में विग्रहराज द्वितीय के लिए मतंगा या फिर विजेता शब्द का इस्तेमाल मिलता है और विग्रहराज द्वितीय ने ही बड़ौज गुजरात में
चौहान राजवंश की या फिर सांबर या फिर शाकंभरी की चौहान राजवंश की कुल देवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। वासुदेव चौहान की दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं, भूप प्रथम की हम चर्चा कर चुके हैं, विग्रहराज द्वितीय की हम चर्चा कर चुके हैं। कुछ और शासकों की मैं और चर्चा करना चाहूंगा। हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों 551 ईस्वी में ही चौहान राजवंश की स्थापना हो जाती है सांबर क्षेत्र में। ये आप जरूर ध्यान में रखना। इसके अलावा जितने भी पॉइंट मैंने बताए सभी हमारे राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वही मैं आपके साथ विचार साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद में दोस्तों हम चर्चा करना चाहेंगे गोविंद तृतीय की। किसकी भाई? गोविंद तृतीय की। गोविंद तृतीय, गोविंद थर्ड। दोस्तों गोविंद थर्ड को जयानक भट्ट ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय, और जयानक भट्ट कौन है? जयानक भट्ट राय पिथौरा यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी था। तो जयानक ने अपना एक ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज विजयम, जिसे चौहानों की जानकारी का एक प्रामाणिक स्रोत भी माना जाता है। उसी पृथ्वीराज विजय में दोस्तों गोविंद तृतीय के लिए वेरी घट शब्द का इस्तेमाल मिलता है, यानी कि शत्रु संहारक कहा गया है। शत्रु संहारक कहा गया है। फिर से रिपीट करता हूँ। जयानक भट्ट ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में गोविंद तृतीय के लिए वेरी घट यानी कि शत्रु संहारक शब्द का प्रयोग किया है। यह जानकारी आप जरूर ध्यान में रखना। इसके बाद में दोस्तों पृथ्वीराज प्रथम। इनमें दोस्तों ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहता हूँ मैं। जो हमारी प्रतियोगी, हालांकि बातें बहुत सारी हो सकती है इनमें, ऐसी कोई समस्या नहीं है। हम एक शासक पर बहुत लंबा वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं निकलेगा। मतलब क्या निकलेगा? हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सिलेबस काफी लंबा चौड़ा होता है, तो हमें उनमें से वो पॉइंट या फिर वो चीजें छांटनी होती है जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, और जो हमें हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायता प्रदान करे, उनकी चर्चा करें। पृथ्वीराज विजय का दोस्तों चालुक्य के साथ, गुजरात के चालुक्यों के साथ एक लंबा संघर्ष था। गुजरात के जो चालुक्य शासक थे उनके साथ पृथ्वीराज प्रथम का एक लंबा संघर्ष था, और चालुक्यों और इसके मध्य युद्ध भी हुआ था। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों, इसने पुष्कर में, अजमेर का जो पुष्कर है दोस्तों, वहां पर इसने 700 चालुक्यों का वध करवाया था। यानी कि अजमेर के पुष्कर में पृथ्वीराज प्रथम के द्वारा 700 चालुक्यों का वध करवाया गया। ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। अब दोस्तों मैं एक बार वीडियो की लेंथ चेक कर लेता हूँ। अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं हुई हो तो दो शासकों की मैं चर्चा करना चाहता हूँ, अजयराज चौहान तथा अर्णोराज। तो मैं एक बार लेंथ चेक कर लेता हूँ। 13 मिनट का वीडियो हो चुका है। 6-7 मिनट में अपना दो शासक जो रह रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, यानी कि 20 मिनट के लगभग ये लेक्चर हो जाएगा। ज़्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर देखने में इच्छा नहीं होती है बच्चों की, क्षमता खत्म होने लग गई आज। कोई बात नहीं, चर्चा करते हैं दोस्तों। दो शासकों की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में हम हमारी चर्चा को समाप्त कर देंगे आज। अजयराज चौहान। अजयराज चौहान 1105 से 1133 तक शासन किया दोस्तों इसने। 1105 से 1133 तक शासन किया। क्या खास बात है अजयराज चौहान के बारे में? अजयराज चौहान के द्वारा दोस्तों अजय मेरू नगर की स्थापना की गई। वर्तमान में जो हम अजमेर देखते हैं वो किसने बसाया था? वो अजयराज चौहान के द्वारा ही बसाया गया था। साथ ही इसने अजय मेरू दुर्ग का निर्माण भी करवाया। लेकिन अजय मेरू दुर्ग जो है दोस्तों, उसका बहुत कुछ भाग या फिर कुछ हिस्सा उसका मेवाड़ के शासक का पुत्र था, जिसका नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं मेवाड़ का कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा अजय मेरू दुर्ग का भी निर्माण कार्य करवाया गया। और पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा ही अपनी पत्नी तारा के नाम पर अजय मेरू दुर्ग का नाम तारागढ़ भी कर दिया गया था।
यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान के द्वारा अजय मेरू नगर की स्थापना की गई। कौन से नगर की स्थापना की गई? अजय मेरू नगर की स्थापना की गई। यही अजय मेरू नगर दोस्तों वर्तमान में अजमेर के नाम से जाना जाता है। अजमेर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसने अजय मेरू दुर्ग का निर्माण कार्य भी करवाया। लेकिन दोस्तों ये जो अजय मेरू दुर्ग है इसके कुछ हिस्से का निर्माण पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा करवाया गया। पृथ्वीराज सिसोदिया जो कि मेवाड़ का कुंवर था, पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा कुछ भाग का निर्माण करवाया गया। और पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग को अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ कर दिया था। क्या कर दिया था? तारागढ़ कर दिया। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर अजय मेरू दुर्ग का नाम बदलकर तारागढ़ दुर्ग कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों अजय राज चौहान के द्वारा चांदी तथा तांबे के सिक्के भी चलाए गए। चांदी एवं तांबे के सिक्के भी चलाए गए। और इन चांदी तथा तांबे के सिक्कों पर इसकी पत्नी सोमल देवी का नाम भी हमें देखने को मिलता है। यानी कि इसने इन सिक्कों पर अपनी पत्नी सोमल देवी का नाम भी उत्कीर्ण करवाया था। ये जानकारी भी आप जरूर ध्यान में रख सकते हो। दोस्तों अजय राज चौहान सर्वधर्म संभव वाला व्यक्ति था। इसी वजह से इसने अजमेर में जब श्वेतांबरों तथा दिगंबरों के मध्य शास्त्रार्थ हो रहा था तो उस शास्त्रार्थ की इसने अध्यक्षता भी की थी। यानी कि अजमेर में श्वेतांबरों तथा दिगंबरों के मध्य जो शास्त्रार्थ हुआ था, तर्क वितर्क जो हो रहा था, उसकी अध्यक्षता भी इसके द्वारा की गई। इसके अलावा दोस्तों अजय राज चौहान के द्वारा पार्श्वनाथ मंदिर में एक स्वर्ण कलश भी दान किया गया था। पार्श्वनाथ मंदिर को एक स्वर्ण कलश भी किसके द्वारा दान किया गया था? अजय राज चौहान के द्वारा दान किया गया था। तो ये सारी जानकारियां हमने किसके रिगार्डिंग डिस्कस कर ली दोस्तों? अजय राज चौहान के रिगार्डिंग डिस्कस कर ली। आज हमारी चर्चा का दोस्तों अंतिम शासक है जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे, उनका नाम है अर्णोराज। दोस्तों अर्णोराज चौहान को ही आनाजी भी कहा जाता है। इन्हीं का एक और नाम आनाजी भी है। इन्होंने कब से कब तक शासन किया? 1133 से 1155 तक इनका दोस्तों शासन काल रहा है। कहाँ पर शासन काल रहा है दोस्तों? सांभर क्षेत्र में रहा है, शाकंभरी क्षेत्र में रहा है, अजमेर में रहा है ना। और विग्रहराज चतुर्थ जो आएगा उसने तो दिल्ली तक चौहान राजवंश की विस्तार कर दिया था। और फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का नाम हम सभी को मालूम है, तो वो भी हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। फिलहाल हम उनकी चर्चा करना चाहिए। अर्णोराज या फिर आनाजी जिन्होंने 1133 से 1155 तक शासन किया दोस्तों, इन्होंने तुर्कों यानी कि तुर्क के शासकों तथा मालवा के शासक को पराजित किया था। तुर्कों तथा मालवा के शासकों को इन्होंने पराजित किया था। लेकिन दोस्तों गुजरात के शासक जिसका नाम है कुमारपाल चालुक्य, क्या नाम है? कुमारपाल चालुक्य, उससे इनको परास्त होना पड़ा था। यानी कि तुर्कों को इसने परास्त कर दिया था, मालवा के शासक को इसने परास्त कर दिया था, लेकिन गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल से ये पराजित हो गए। कुमारपाल से पराजित हो गए। ये चालुक्य शासक था दोस्तों। यानी कि हम ये कह सकते हैं सांबर या फिर शाकंभरी का जो चौहान राजवंश है, इनका बहुत ही लंबा संघर्ष रहा है दोस्तों गुजरात के चालुक्य शासकों तक। और हम यूँ कह सकते हैं कि बाद में जब विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जिक्र आएगा तब हम उन चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि उन्होंने कैसे नियंत्रण स्थापित किया चालुक्यों पर। फिलहाल हम यहाँ की बात करना चाहते हैं। क्या बोला मैंने? अर्णोराज या फिर आनाजी के द्वारा तुर्क तथा मालवा के शासकों को पराजित किया गया, लेकिन स्वयं किससे पराजित हो गया? ये गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल से। दोस्तों अर्णोराज या फिर आनाजी के द्वारा ही अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया गया। काफी खूबसूरत झील है, मैं तो खुद देख के भी आया हूँ। इसके अलावा दोस्तों वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया गया इनके द्वारा। वराह मंदिर का ये मंदिर भी काफी खूबसूरत मंदिर है दोस्तों, मैं खुद देख के भी आया हूँ। आप भी अजमेर कभी जाते हो तो जरूर देख के आना, पुष्कर के पास ही है। क्या बोला मैंने? अर्णोराज या फिर आनाजी के द्वारा अन्ना सागर झील तथा वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसी अन्ना सागर झील के तट पे दोस्तों जहांगीर के द्वारा
दौलत खाना का निर्माण करवाया गया। दौलत खाना का निर्माण करवाया गया। एक इमारत है जिसका नाम क्या है, दौलत खाना। और इसी आना सागर झील के तट पर दोस्तों शाहजहां के द्वारा 12 दरिया का निर्माण करवाया गया। 12 दरियों का निर्माण करवाया गया। 12 दरियों का निर्माण करवाया गया। आप कभी घूमने जाओ तो देख के आना। सांबर या फिर शाकंभरी के चौहान राजवंश के शासक अर्णोराज या फिर आनाजी के द्वारा अजमेर में आना सागर झील तथा वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसी आना सागर झील के किनारे जहांगीर के द्वारा दौलत खाना तथा शाहजहां के द्वारा 12 दरियों का निर्माण करवाया गया। दोस्तों अर्णोराज या फिर आनाजी की हत्या और किसी ने नहीं की, बल्कि 1155 में इसके पुत्र ने ही इनकी हत्या कर दी। 1155 ईस्वी में इनका जो पुत्र था दोस्तों, जिसका नाम है जगदेव। क्या नाम है, जगदेव। 1155 ईस्वी में जगदेव के द्वारा अपने पिता आनाजी या फिर अर्णोराज की हत्या कर दी गई। बाद में ये शासक भी बना जगदेव। 1155 से लगाकर 1158 तक ये शासक भी रहा। इस वजह से दोस्तों जगदेव को सांबर या फिर शाकंभरी के चौहान राजवंश का पितृहंता शासक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या की, बाद में शासक बना। इस वजह से इसको सांबर या फिर शाकंभरी के चौहान राजवंश का पितृहंता शासक भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज हमारी जो चर्चाएं थी वो चर्चाएं हम यहाँ पर समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हमने मुख्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर ली है। हमने बहुत सारे शासकों की चर्चा की है, जैसे कि हमने वासुदेव चौहान के बारे में चर्चा की है, गोवक प्रथम के बारे में चर्चा की है, विग्रहराज सेकंड के बारे में चर्चा की है दोस्तों, गोविंद तृतीय के बारे में चर्चा की है, पृथ्वीराज प्रथम के बारे में चर्चा की है, इसके अलावा अजय राज के बारे में चर्चा की और अर्णोराज के बारे में चर्चा की है। सारी जानकारियां महत्वपूर्ण दोस्तों, सारी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। फिर भी मैं बाइंड अप करते हुए एक दो जो मेरे हिसाब से भी इम्पोर्टेंट आ रहा है, कि मेरे हिसाब से कोई विशेष बात नहीं है, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, वासुदेव चौहान के द्वारा सांबर या फिर शाकंभरी के चौहान राजवंश की स्थापना की गई 551 ईस्वी में। अजय राज चौहान के द्वारा 1113 ईस्वी में अजय मेरू नगर या फिर अजमेर बसाया गया। इसके अलावा अर्णोराज या फिर आनाजी के द्वारा अजमेर में आना सागर झील तथा वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया। और ये सारी जानकारियां विग्रहराज द्वितीय के बारे में भी जितनी जानकारियां दोस्तों वो भी आपको ध्यान में रखनी है, बाकी सारी जानकारियां इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम विग्रहराज चतुर्थ, जो कि एक शक्तिशाली मजबूत शासक था सांबर शाकंभरी के चौहान राजवंश का, जिसने दिल्ली तक शासन किया, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय यानी कि राय पिथौरा के बारे में भी इसी चैनल पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मेवाड़ की गोइल वंश की लेक्चर अगर आपको देखने हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा जयपुर के कच्छावा राजवंश का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा दोस्तों जोधपुर का राठौड़ राजवंश तथा बीकानेर का राठौड़ राजवंश का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें और भी राजस्थान इतिहास की इसी चैनल पर चर्चा कर रखी है। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई समस्या हो तो आप इसी चैनल पर विजिट कर सकते हो, वो देख सकते हो। कोई आपको अगर समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि ये समस्या है, तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इसके बाद में दोस्तों हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में विग्रहराज चतुर्थ को लेकर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।